गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग हमारे बिजनेस स्टडी में आगे की केस स्टडी को देखने वाले हैं। इसके पहले वाले सेशन में आपने जो केस स्टडी देखी थी वो अलग अलग प्रिंसिपल्स की देखी थी। अब उन प्रिंसिपल के अलावा भी जो बाकी के प्रिंसिपल हैं उनसे रिलेटेड हमारी केस स्टडी किस तरीके की हो सकती है, हम किस तरीके से उसको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, आज इसी विषय पर जो है हम लोग यहाँ पर हमारे इस सेशन में चर्चा करेंगे। इसके पहले मैं आपको उस बार भी कहा था और आज भी आपको कह रहा हूँ कि पहले की सेशन जो है जिसमें हमने बहुत डिटेल में इन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को समझा है, वो जो वीडियोस हैं, वो जो सेशन है, उसको आप एक बार फिर से देखिए, उसको फिर से बार बार सुनिए, क्योंकि जितने बार आप उसको सुनेंगे, उसको देखेंगे, उतना ही अच्छे से वो चीज़ आपको क्लियर हो पाएगी। केस स्टडी के माध्यम से हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं कि बस अपना जो रिवीजन है उसको बहुत अच्छा कर सकते हैं, उसको बहुत अच्छे से हम ध्यान रख सकते हैं कहानी के फॉर्म में कि ये किस तरीके से हमको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहाँ पर लागू होगा, उसको किस तरीके से हमको लागू करना है और कैसे उसको जो है वो सॉल्व करना है, याद रखना है। तो इसी के साथ आज हम हमारा सेशन शुरू करते हैं। उम्मीद है कि आप इसके पहले वाले सेशंस को बहुत अच्छी तरीके से देख रहे होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग जो केस स्टडी लेने वाले हैं उसको हम शुरू करते हैं। देखिए, आज हमने लिया है कि लाइटन सोल प्राइवेट लिमिटेड इज़ अ ट्यूबलाइट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। बिफोर द स्टार्ट ऑफ द ईयर दे हैड प्रॉमिस्ड देयर एम्प्लॉइज फॉर बोनस एंड फॉर एक्स्ट्रा प्रोडक्शन. It was also decided that those who will put extra time will be paid extra according to the number of hours. However, people in the HR department who worked very hard later complained that they were not compensated for extra number of hours that they used to stay in the office. Which principle of the management is violated here? देखिए, यहाँ पर जो आज की हमने केस स्टडी ली हुई है, अब इसको हम थोड़ा सा समझने का काम शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ लिखा है कि द लाइटन सोल प्राइवेट लिमिटेड इज़ अ ट्यूबलाइट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। देखिए, यहाँ पर ये जो कंपनी है वो अपने आप में एक ट्यूबलाइट को बना रही है। फिर लिखा है बिफोर द स्टार्ट ऑफ द ईयर दे हैड प्रॉमिस्ड देयर एम्प्लॉय फॉर बोनस फॉर एक्स्ट्रा प्रोडक्शन। और यहाँ पर क्या किया गया कि जैसे ही साल की शुरुआत हुई, जैसे ही साल शुरू हुआ, उन्होंने प्रॉमिस किया गया कि इनसे प्रॉमिस किया भाई अपने एम्प्लॉयज़ से जो काम करने वाले हैं कि अगर आप ज़्यादा समय के लिए यहाँ पर रुकते हैं तो आपको जो है वो एक्स्ट्रा बोनस जो है वो दिया जाएगा। फिर लिखा है इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड दैट दोज हु विल पुट एक्स्ट्रा टाइम विल बी पेड एक्स्ट्रा अकॉर्डिंग द नंबर ऑफ आवर्स। और यहाँ पर ये भी कहा गया कि जो लोग यहाँ पर ज़्यादा समय हमारा व्यतीत करेंगे, समय देंगे अपने ऑफिस को, काम को, उनको जो है वो ज़्यादा पेमेंट भी जो है वो दिया जाएगा। फिर लिखा है हाउएवर पीपल इन द HR डिपार्टमेंट हु वर्क वेरी हार्ड। और जो HR डिपार्टमेंट के लोग थे उन्होंने बहुत मेहनत से ये काम किया, और जब मेहनत से काम किया उसके बाद में क्या कहते हैं, लेटर कंप्लेंट दैट, बाद में उनके पास कंप्लेंट वो करते हैं कि दे वर नॉट कंपनसेटेड फॉर द एक्स्ट्रा नंबर ऑफ आवर्स, और वो ज़्यादा समय के लिए काम नहीं कर पाएंगे। दे यूज टू स्टे इन द ऑफिस, और ये जो है वो अब उनकी बहुत देर तक के ऑफिस में रहने की आदत सी हो गई है। विच प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल इज़ वायलेटेड हियर। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि भाई ये कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पर जो है वायलेटेड हो गया है। देखिए, लाइटन प्राइवेट लिमिटेड जो है वो ट्यूबलाइट जो बना रही थी, उसके जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होगा उसने अपने एम्प्लॉयज़ को कहा था कि अगर आप ज़्यादा समय रुकेंगे तो आपको ज़्यादा भी पे करेंगे, एक्स्ट्रा बोनस भी देंगे, ये सारी बातें कही गई थी। अब यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम बेसिकली क्या आ गया, प्रॉब्लम ये आ गया कि वर्कर जो है वो रुके तो हैं, पर HR डिपार्टमेंट में तो काम हुआ है, लेकिन कैसा है उन्होंने बाद में मना कर दिया। इसका मतलब है कि यहाँ पर जब कोई एम्प्लॉई मना करता है कि हम नहीं रुकेंगे या हम लोग ऐसा कुछ काम नहीं करेंगे, इसका मतलब यह है कि जो प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन है वो टूट जाता है।
तो यहाँ पर ये जो प्रिंसिपल टूटा हुआ है उसका नाम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। तो आपको ध्यान क्या रखना है, याद रखने का ये तरीका है कि जब कोई भी वर्कर, कोई भी एम्प्लॉई जब अपने एम्प्लॉयर से ये बात कहे कि जो एम्प्लॉयर कह रहा है वो उसको सुन नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो उसके जो डिसिप्लिन है उसको क्या कर रहा है? छोड़ रहा है। तो यहाँ पर जो वायलेटेड हुआ है प्रिंसिपल, उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। तो अब हम इसके आगे की हमारी केस स्टडी लेते हैं, वहाँ से जानने की कोशिश करते हैं कि और क्या नया है आज। तो अब हम लोग लेते हैं हमारी आगे की केस स्टडी। देखिए यहाँ पर हमने लिया है, मोहन वर्क्स ऑन द फ्लोर ऑफ मॉल एज अ मैनेजर. He is a very hard working, but he is unable to produce result for his organization. His target for last month was a sale of 10 lakh rupees for his floor. However, by the end of the month, the sales was only 8 lakh rupees. देखिए पहले शुरुआत की लाइनों को हम समझ लें। देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि मोहन जो है वो फ्लोर पर, मॉल का जो फ्लोर है उसके, जो मॉल है उसके फ्लोर लेवल पे वो काम करता है, वो मैनेजर है। ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, और वो काफ़ी मेहनती भी है, बट इज़ अनेबल टू प्रोड्यूस रिजल्ट फॉर हिज ऑर्गेनाइजेशन। पर क्या हो रहा है कि वो जो रिज़ल्ट उसके ऑर्गेनाइजेशन के लिए चाहिए थे वो उसको बराबर पूरे ला नहीं पा रहा है। फिर लिखते हैं, देखिए, His target for last month was a sale of 10 lakh rupees. और आखिरी साल के लिए जो, पिछले साल उनके लिए जो टारगेट दिया था सेल्स का, वो 10 लाख रुपयों का दिया गया था। तो जो टारगेट था वो 10 लाख रुपए का था। फिर आगे लिखते हैं, द मंथ ऑफ द सेल वॉज ओनली 8 लाख रुपीज़। और इस महीने की जो सेल्स थी वो केवल कितनी थी? 8 ही लाख रुपए थी। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि फ्लोर मैनेजर है, नीचे काम कर रहे हैं, फ्लोर का काम देख रहे हैं, मैनेजर है, हार्ड वर्किंग भी है। जो इनका टारगेट है वो 10 लाख का है, पर इनको अचीव केवल 8 ही लाख का हो पाया। तो अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हुआ होगा। तो देखिए आगे क्या लिखा है। तो वो कहते हैं कि ही इज़ वेरी रेगुलर एंड टेक ऑल द नेसेसरी स्टेप्स टू कंप्लीट द टारगेट, हाउएवर हिज स्टाफ इज़ नॉट अ कॉम्पिटेंट एज ही हिमसेल्फ। देखिए वो जो है वो अपने काम को बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, लेकिन उनका जो स्टाफ है ना वो इसमें उनका सहयोग नहीं कर पा रहा है, बराबर साथ नहीं दे पा रहा है। अब यहाँ पर लिखा है कि व्हेन ही ट्राइज टू टेक एक्शन अगेंस्ट द डिसओबीडिएंट एम्प्लॉयज, द टॉप लेवल मैनेजमेंट डजंट अलाउ हिम टू डू सो। और जब भी वो क्या करते हैं कि जब भी वो अपने किसी भी एम्प्लॉय के खिलाफ जब एक्शन लेने वाले होते हैं तो उनका जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उनको ऐसा करने नहीं देता है। अब देखिए इधर लिखा है, दे हैवंट गिवन हिम अ पावर टू फायर द एम्प्लॉय और टेक एनी स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट देम। और न ही टॉप लेवल मैनेजमेंट ने उनको कोई ऐसा पावर दे के रखा हुआ है कि या कि आप अपने एम्प्लॉयज़ के प्रति जो है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट डिसीजन ले पाएँ या उनको बाहर निकाल पाएँ। तो यहाँ पूछा जा रहा है, विच प्रिंसिपल ऑफ द फ्योल इज वायलेटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो वायलेटेड किया है। तो देखिए बिल्कुल सीधी सी बात है कि मोहन को कोई समस्या नहीं है, मोहन के साथ मोहन बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है, लेकिन उसके साथ में जो काम करने वाले लोग हैं वो यहाँ पर मोहन का साथ नहीं दे पा रहे हैं। और जब मोहन उनके खिलाफ कोई एक्शन लेने के लिए जाता है तो मोहन को ऐसा करने नहीं दिया जाता, उनके पास पावर नहीं है। पावर नहीं है का मतलब क्या है? हमने इसके पहले वाली केस स्टडी में पढ़ा है कि जब पावर चाहिए होता है तो क्या करना होता है? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी अपने आप में एक पावर है। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो वायलेटेड हो गया है। मेन लाइन देखिए कौन सी है कि उनके पास पावर नहीं है। पूरा केस स्टडी हमने पढ़ा, लेकिन आखिरी के समय पर आकर हमको 2 लाइन में क्लू मिल रहा है कि उनको पावर्स नहीं दिए गए, वो ऑथराइज पर्सन नहीं है उनको बाहर निकालने के लिए, उनके पास अथॉरिटी नहीं है ऐसा करने की, पर वो रिस्पॉन्सिबल तो है। तो इसके लिए ध्यान क्या रखना है? अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर जो है, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो यहाँ पर क्या हो चुका है भाई? वायलेटेड हो गया है। तो आपको इसी तरीके से जो केस स्टडी है उसको बिल्कुल ध्यान से देखना है, क्योंकि अगर आप
की पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे जो हमने वहाँ पर चैप्टर को समझते समय, फ्योल के प्रिंसिपल समझते समय लिए थे, तो आपको सारी केस स्टडी में एक न एक लाइन ऐसी ज़रूर मिलेगी जिससे कि आपका जो लॉजिक है वो बिल्कुल सही तरीके से आ जाएगा, बहुत अच्छी तरीके से आपको वो चीज़ बन जाएगी। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे हमारी आगे की केस स्टडी को। तो अब हम इस केस स्टडी में यहाँ पर देखने वाले हैं कि और हमको क्या नई चीज़ सीखने को मिलती है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि रमेश इज़ द ओनर ऑफ अ प्रिंटिंग प्रेस। The size of his organization has increased during the recent past. There are many employees who work in his organization. The organization is considered good and has earned a lot of reputation in the market. However, when it comes to making key decisions in an organization related to many things, he never considered the option of his subordinates. Even though the size of the organization has increased, yet he tries to take all the key decisions on his own. Which principle of management violated by him? तो यहाँ केस स्टडी में देखिए लिखा है कि जो रमेश है वो एक प्रिंटिंग प्रेस की जो है ऑनर है, और उनका जो प्रिंटिंग प्रेस है वो पिछले कई सालों में काफ़ी बड़ा हो चुका है। अब उनका ऑर्गेनाइजेशन भी काफ़ी बड़ा है। अब यहाँ पर लिखा हुआ ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन जब बढ़ा हुआ है और उसका जब मार्केट में बहुत अच्छा रेपुटेशन भी है, ऐसी कंडीशन में भी मिस्टर रमेश क्या कर रहे हैं कि जब भी उनको कोई की डिसीजन लेना होता है तो वो किसी से कोई ओपिनियन नहीं लेते, किसी भी जो आपका एम्प्लॉय से कुछ पूछते नहीं है, वो सब चाहते हैं कि सारे डिसीजन वो ही ले लें। इसका मतलब है कि डिसीजन लेने का जो पावर है वो केवल एक सिंगल पर्सन के हाथ में ही रख रखा है। तो जब भी ये सिंगल पर्सन के हाथ में ये डिसीजन रख रखा होता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपको ध्यान होगा, पावर्स को केवल एक ही व्यक्ति के पास में रखे रखना, ये हमारे लिए कहलाता है सेंट्रलाइजेशन। और पावर्स को या फिर किसी चीज़ को डिसीजन लेने का पावर किसी और चीज़ को, किसी और लोगों को भी दे के रखना, ये कहलाता है डिसेंट्रलाइजेशन। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि कौन सा प्रिंसिपल वायलेटेड हुआ है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो यहाँ पर वायलेटेड हो गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि सेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब होता था और डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब होता था। तो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। तो आज की जो हमने केस स्टडी देखी है, ये 3 जो केस स्टडी हैं, इसमें आपने आज का जो एक देखा वो डिसिप्लिन के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का वायलेशन देखा, दूसरा आपने देखा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का, और तीसरा अभी आपने देखा है जिसको हम लोग कह रहे हैं यहाँ पर, जिसको हम कहते हैं क्या, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो यहाँ ये सारी जो सेशन है वो आपको तभी काम में आएंगे जब इसके पहले के सेशंस को आप बहुत अच्छी तरीके से देख चुके होंगे। तो अब हम अगले सेशन में हमारे जो है वो आगे के और रूल्स की केस स्टडी को लेंगे और उसको बहुत अच्छी तरीके से समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे।